अच्छा यार, ये MCQ नंबर 12। स्पाइस लिमिटेड imported raw materials from China worth rupees 10 million. They paid 8 lakh as import duty. तो ये देखना, ये 80 लाख नहीं है, ये 8 लाख है, ठीक है। और वो है 10 मिलियन, मतलब वो 1 करोड़ रुपए हैं। And 2 lakh as import taxes. The import taxes were subsequently refunded by the government. They paid 1,50,000 for transportation of material from China, another 2 lakh as port handling charges फॉर लोडिंग ऑफ द मटेरियल्स। मतलब देखो, उन्होंने जो रॉ मटेरियल मंगवाया ना 10 मिलियन का चाइना से, तो बेसिकली उसी के उसको मंगवाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो बता रहे हैं कि हमारा कितना मज़ीद खर्चा हुआ है। और इसके अलावा फिर है जी मार्केटिंग एक्सपेंस पर 1 लाख एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पर 2 लाख। तो आप जो हमने माल मंगवाया है उसकी वैल्यू बता दो। तो बस हमने ये देखना है कि इसमें जो एक्सपेंस है क्या उसको एसेट का हिस्सा बनाना है नहीं। तो सबसे पहले तो 10 मिलियन का तो ये रॉ मटेरियल है हमारे पास, ठीक है। मतलब 10 मिलियन हो गई। उसके बाद 8 लाख रुपए की है इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। मतलब ये 8 लाख भी इसका हिस्सा बनेंगे क्योंकि वो टैक्स है और इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है क्योंकि जब तक हमारे पास माल नहीं पहुंचता तो जितने पैसे एसिड पे लगेंगे वो एसिड का पार्ट बनेंगे। और उसके बाद है 2 लाख इंपोर्ट टैक्स। दैट टैक्स वर सब्सिक्वेंटली रिफंडेड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो 2 लाख का टैक्स है ये रिफंड हो सकता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो टैक्स रिफंड हो जाए, यानी वो टैक्स जो कि रिकवरेबल हो, तो वो एसिड का पार्ट नहीं बनता क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वापस दे देगी। तो फिर जिस आदमी के पास आएगा वो टैक्स तो रिफंड हो जाएगा। अगर हम अपनी कोई चीज़ बेच रहे हैं और उस पर ऐसा टैक्स है जो हमने पे किया और हमें गवर्नमेंट नहीं देगी, तो फिर हम उस टैक्स को भी तो उस चीज़ का हिस्सा बना देंगे क्योंकि हमारा खर्चा हुआ है, फिर वो जो बंदा भी खरीदेगा उसको वो पे करना पड़ेगा। लिहाजा ये जो है ना, ये है ऐसा टैक्स जो रिफंड हो जाएगा गवर्नमेंट से। तो ऐसे टैक्स जो हैं वो पार्ट नहीं बनते एसेट का। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन का 1.5 लाख रुपए। हाँ ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद 2 लाख और हैं पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है मार्केटिंग एक्सपेंस हैं 1 लाख का और जनरल ओवरहेड्स है हमारे पास 2 लाख के। अच्छा देखो, मार्केटिंग एक्सपेंस, क्या आपको लगता है कि जो मार्केटिंग के लिए पैसे लगते हैं उसको एसेट का पार्ट बनना चाहिए? मतलब अगर 10 रुपये की चीज़ है और वो आपकी नहीं बिक रही, तो आप उसको मार्केटिंग इतनी कर रहे हो, इतने लोगों को पैसे दे रहे हो कि प्लीज़ कुछ भी करके बिकवाओ, आपने 1000 रुपये लगा दिए उस चीज़ की बिकवाई के लिए, तो क्या उसको 1010 का बेचोगे? नहीं, क्योंकि वो आपकी अपनी एक नाअहलियत है। जो भी इसको कहो कि आपको इतना ज़्यादा मार्केटिंग में खर्च करना पड़ गया, उसको आप एसेट का पार्ट नहीं बना सकते। तो बहरहाल ये नहीं बनेगा। ऊपर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये तो सिंपल सी बात है जो कि मैंने लिख के आपको दिया था, चैप्टर नंबर 6 था आई थिंक, कि जो जनरल कॉस्ट होती है या एडमिन कॉस्ट होती है या एक्सपेंस होती है, एसेट का पार्ट नहीं बनती। मतलब सिर्फ यही वो पैसे हैं जो इस एसेट का पार्ट बनेंगे। अब हम देख लेते हैं। खैर सिंपल सही है। ये 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ 8 लाख हो गया, ठीक है। और 1 करोड़ 9,50,000 और 1 करोड़ 11,50,000। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके हो गया। अब हम देखते हैं ये MCQ कौन सा 12वां, इसका ऑप्शन सी। MCQ नंबर 13। Any amount of write down of inventories to net realizable value should। वो कहते हैं कोई भी ऐसी अमाउंट जो राइट डाउन हुई हो, मतलब लॉस हुआ हो हमें किसी भी चीज़ में। हमें लॉस कैसे होता है? देखो, जब हमारी कॉस्ट जो होती है ना वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो फिर हमें लॉस होता है, क्योंकि जो NRV होती है वो तकरीबन होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो मतलब जब हमने किसी चीज़ को बेचना है तो उसकी वो प्राइस हमारी कॉस्ट से भी कम है। मतलब 20 रुपये की चीज़ बन रही है, वो बिकेगी 15 की, तो कितना बड़ा नुकसान है हमें। 5 का तो सिर्फ यहीं पर नुकसान है, लेकिन ये नुकसान 5 का नहीं है, नुकसान तो इससे भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना था। हमारा मकसद ये थोड़ी था कि 20 की चीज़ बना के 20 की बेच दें। नहीं, हमारा था 20 की चीज़ बनाए 25 की बेचें। लेकिन यहाँ 20 की चीज़ बनाई है 15 की जा रही है, तो ये क्या है? ये राइट डाउन है, ये लॉस है। ये तो हमने पहले भी देख लिया था। तो वो कहता है इस चीज़ को अब हम किस तरह से ट्रीट करते होते हैं। ट्रीट एज अ डेफर्ड एक्सपेंस एंड रिटर्न ऑफ बेस्ड ऑन द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो वो कहते हैं आप इस चीज़ को एक डेफर्ड एक्सपेंस में लिख दो। मतलब ऐसा एक्सपेंस जो कि पहले से ही बाद में आने वाला एक्सपेंस। मतलब ये जो आपकी सामान जब बिकेगा तो आप इस एक्सपेंस को तब लिखना, और उसके बाद लिखना इसको कैसे कि आपने एवरेज बना लेनी है इस लॉस की। अब जैसे यार, अब जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू बनती है ये किसकी बनती है? हम किस चीज़ को कंपेयर करते हैं? हम करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। ये बात क्लियर है। हम जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को कंपेयर करते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू से, फिर हम देखते हैं किसकी वैल्यू छोटी है। अब ये तो होता है ना, साल के एंड पे हम देखते हैं कौन सी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। तो वो कहते हैं कि आप इस तरह से करो कि अगर ऐसा सिनेरियो बने कि आपको लॉस हो जाए तो आप उसको पूरे साल की इन्वेंट्री का एवरेज लॉस बना दो। कि अगर 100 यूनिट हैं और आपको 1000 रुपये का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब हर यूनिट में आपको 10 रुपये का लॉस हुआ है। तो आप इस तरह से इसकी इन्वेंट्री करो पहले ऑप्शन के मुताबिक। तो वो ये कह रहा है कि आपने इस एक्सपेंस को सबसे पहले तो डेफर्ड कर देना है, एंड में लिखना है, और उसके बाद से इस लॉस को पूरे साल का एवरेज लॉस बना दो। पहला ये, क्या हम अपनी इन्वेंट्री की जब हमारा लॉस होता है इस तरह का, ऐसी कोई एंट्री करते हैं?
हम ऐसा कुछ नहीं करते ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, सारे ऑप्शन समझ आएंगे। अच्छा, ऑप्शन बी जो है ना वो इसका राइट ऑप्शन है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द सब्सिक्वेंट पीरियड इन विच सच राइट डाउन इज़ वारंटेड। देखो उसने कहा कि आप इसको आने वाले वक्त में इसको एक्सपेंस लिखें, एंड इन विच द सच राइट डाउन इज़ वारंटेड। वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको एक्सपेंस लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते। क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसा ज़ाहिरी लॉस तो नहीं है, वो तो सिर्फ आपने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के साथ उसको कंपेयर किया है। तो वो कहता है ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह से लॉस लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। तो हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होती हमारी मर्ज़ी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है और उसके मुताबिक हमें लॉस लिखना होता है। फिर आता है रिकग्नाइज एज करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी तो नहीं होती ना, ये तो हमारा वो होता है, एक्सपेंस बन जाता है। तो ये तो ऑप्शन पढ़ने लायक नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है रिकग्नाइज एक्सपेंस। देखो ये तुम्हें पता है कि होता है एक्सपेंस है इन द पीरियड इन विच द राइट डाउन अकर्स। देखो कितनी मज़े की बात है, ये कहते हैं आप इसको उसी पीरियड में ही एक्सपेंस लिख दो जिस पीरियड में ये लॉस आपको नज़र आ रहा है कि भाई एनआरवी जो है वो कम है लेकिन कॉस्ट जो है ज़्यादा है। तो हम उसी पीरियड में तो लिखते हैं, हम पूरे साल में उसको एवरेज थोड़ी बना देते हैं। हमने अभी तक जितने भी सिनेरियोज देखे हम ऐसे ही करते हैं, लिहाजा इस हिसाब से ये जो ऑप्शन बी है ये ठीक है। तो ये जो समझना ज़रूरी ये नहीं है कि ऑप्शन बी ठीक है या नहीं, ये समझना ज़रूरी है कि बाकी क्यों गलत है। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई ना? थोड़ा सा ये अजीब एमसीक्यूज़ है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बहुत आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन बी बिल्कुल सूटेबल लिखा हुआ है। फिर अच्छी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ एमसीक्यूज नंबर 14 की बात करूँ। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। तो बताओ ये क्या होता है? मार्केट वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू, एनआरवी या करंट वैल्यू। देखो वही कह रहा है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस, ये माइनस मैंने लगा दिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यानी कॉस्ट टू कंप्लीट, और एंड मतलब फिर से लेस करने माने कॉस्ट ऑफ सेल यानी कॉस्ट टू ऑफ सेल। तो अब बताओ ये किस चीज़ का फार्मूला है? हम जब एस्टिमेट सेलिंग प्राइस में कॉस्ट टू कंप्लीट और कॉस्ट टू सेल निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? एनआरवी। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो फिर मैं यहीं तक ही समझाऊंगा बस। क्लियर होगी बात? कुछ एमसीक्यूज़ तो ऐसे भी होना यार जो 1 मिनट में हो जाए। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस। देखो अगर आप इस चैप्टर को देखोगे ना तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने किस कॉस्ट को, किस एक्सपेंस को एसेट का पार्ट बनाना है और किसको सिर्फ एक्सपेंस ही ट्रीट करना है। यही सब कुछ था छठे चैप्टर के अंदर। इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन वाला जो था कि कुछ ऐसे एक्सपेंस होते थे कि हम उनको एक्सपेंस ट्रीट ही नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एसेट का पार्ट बन जाते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर ये हमारा जो कैलकुलेटर है, ये अगर मैंने लिया 2000 का, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर मज़ीद फ़ीचर जो हैं वो अपडेट करता हूँ दुकान वाले को कह के। ये तो अभी मेरे सामने पड़ा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं कि मैं इसके ऊपर कोई ख़ास किस्म की कवरिंग कर लेता हूँ। तो अब ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है क्योंकि 2000 का जो कैलकुलेटर है अगर मैंने इसे 500 खर्चा किया है तो ये 2500 का बन चुका है। नाउ ये जो एक्सपेंस है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एसेट। लेकिन यही बात है अगर ये ख़राब हो जाए, इसका मिसाल के तौर पे कोई बटन जो है वो चलना बंद हो जाए और मैं उसको बनवाता हूँ और मैं उस पर 500 लगा देता हूँ, तो ये अब 2000 का ही रहेगा जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो अब एक्सपेंस है, हमें एक चीज़ को ठीक करने के लिए लगाया, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं लगाया, ठीक है। तो उसके बाद ये वैसी की वैसी इसकी वैल्यू रहेगी 2000। और अब आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली एक्सपेंस एसेट कब बनता है और एक्सपेंस एक्सपेंस कब रहता है। तो वो हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस। कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो एसेट नहीं बनेगी, एक्सपेंस रहेगी? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द परचेज दैट आर पेड टू द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स। कमाल की बात होगी, जब आप किसी से रॉ मटेरियल ख़रीदते हो, उसे जो पैसे देते हो, तो वो क्या रॉ मटेरियल के पैसे नहीं होते? देखो ना, इतनी घच मारी है। आप समझो बात को, आपका अगर फर्नीचर का कारोबार है और लकड़ियाँ ख़रीद रहे हो तो आप एक एसेट ही खरीद रहे हो ना अपना, इन्वेंट्री है हुआ ना, करंट एसेट हुआ। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करोगे फिर फिनिश्ड गुड के अंदर, ठीक है। तो वो एक्सपेंस नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो खर्चा हो रहा है इसको खरीदने के लिए। देखो अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंस और परचेज बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर आप ऐसी चीज़ खरीदते हो जो आपने बेची ही नहीं है आगे, तो वो एक्सपेंस नहीं होता, वो परचेज होती है और वो एसेट होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये बात पता है, फिर भी मैं इसे बता रहा हूँ। अच्छा, तो हमने जो रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए पैसे दिए हैं वो रॉ मटेरियल हैं और उनके पैसे हैं तो वो उनका एसेट है। हमने किसी चीज़ को ख़राब थी नहीं थी जो हमने उसको बनवाया तो ये एसेट होगा। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है, हमें पता है इंपोर्ट ड्यूटीज़ हम रॉ मटेरियल पे लगा रहे हैं ताकि हमारे पास आ जाए। तो जब तक हमारे पास पहुंचता नहीं है उस पर जितने पैसे लग रहे हैं वो उसका एसेट बनता जा रहा है, तो ये भी एक्सपेंस नहीं है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, देखो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहा था 2 तरह के प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो होते हैं वो तो हमारे पास एक्सपेंस ही होते हैं, लेकिन जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं वो एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ओवरहेड्स होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं जो सिर्फ ख़ास तरह के प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं और फिर उस खास तरह के प्रोडक्ट्स के पैसे आवाम से निकालने ज़रूरी होते हैं, तो इसी वजह से हम उनको एसेट का पार्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है ये हमने इसमें पढ़ा था
कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो चीज़ों को, तो अब उसमें जितने भी पैसे लग रहे हैं उसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। एक जगह है उसमें आपको सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारा पेट्रोल लग रहा है, 10 लीटर लग रहा है, ठीक है। और वहाँ अगर आप मिसाल के तौर पर या बाल पेन दे रहे हो तो वहाँ 20 रुपये का होगा, लेकिन एक है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन 1 लीटर के अंदर ही आप जाते हो और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो सामान, वहाँ पर भी आप ये बाल पेन 20 रुपये का दोगे। तो यही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो एसेट का पार्ट नहीं बनती, जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसका, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। देखो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस नहीं सोचते तो फिर याद कर लो। तो फिर कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है या फिर मार्केटिंग कॉस्ट है, ठीक है, जो मार्केटिंग करते हैं लोग, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं चीज़ों को बेचने के लिए, तो ये जो कॉस्ट होती हैं ये पार्ट नहीं बनती। और वैसे आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि हाँ इस पार्ट का कोई ताल्लुक नहीं है एसेट से, कि मार्केटिंग में जितने मर्जी पैसे लगाओ उसका ये इससे का ये मतलब थोड़ी है कि वो पैसे प्रोडक्ट से निकालने हैं, ठीक है निकालते हैं, वो मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। फिर MCQ नंबर 16। Kamran is an antique dealer. His inventory includes a clock which cost हमारे पास 1,58,000। चलो हम इस सवाल को देखते हैं। अच्छा यार ये कॉस्ट है इसकी घड़ी की 1,58,000, क्लियर है ना। ये हमारे पास MCQ नंबर 16। Kamran expects to spend 7,000 on repairing the clock, okay, ठीक है, विच विल मीन दैट ही विल बी एबल टू सेल इट ऑन इन 2,60,000। देखो वो कहता है कि इतने की घड़ी बनी है, लेकिन इसमें 7,000 की मज़ीद अगर हम रिपेयरिंग कॉस्ट लगा दें तो वो 2,60,000 रुपये की जा रही है, क्या बात है, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ रहे हो ना कि उसने हमें ये 7,000 रुपये रिपेयरिंग कॉस्ट दी हुई है, और ये जो उसने 2,60,000 रुपये दिए ना, ये उसने हमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है, क्लियर हो रही है ना बात। To replace same item of inventory would cost 2,55,000। वो कहता है कि अगर आप इसी आइटम को रिप्लेस करो इन्वेंट्री से तो वो 2,55,000 रुपये का पड़ेगा। मतलब यह है कि इस पर शायद रिपेयरिंग कॉस्ट भी ना आए। एट वट वैल्यू शुड द क्लॉक बी इंक्लूडेड इन के कामरान्स इन्वेंट्री। तो किस वैल्यू के ऊपर हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है, वो हमसे ये पूछ रहे हैं। अच्छा मतलब यह है कि हमने ये देखना है कि NRV हमने निकालनी है, और फिर हमने ये देखना है कि NRV छोटी है या कॉस्ट छोटी है, तो फिर हम जो वैल्यू छोटी होगी उस पर रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा देखो यहाँ पर इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ये है, और अगर हम इसकी NRV निकालें तो NRV एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कम्पीट 2,60,000, और कॉस्ट टू सेल कोई नहीं है, कॉस्ट टू कंप्लीट है 7,000 की, तो हमारे पास NRV आ गई 2,53,000। लेकिन कॉस्ट क्या थी ये, तो ठीक है मज़े लगे फिर तो कॉस्ट जो है वो कम है लेकिन NRV जो है वो ज़्यादा है, और हमें तो यही प्रॉफिट होता है हमारा कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा हो और हमारी कॉस्ट है ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो इन्वेंट्री किस बेस पे जाएगी, इस बेस पे, इस बेस पे, तो इसी बेस पे जाएगी, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वही इसका आंसर है। अब कितनी अजीब बात है, अगर आप देखो तो यहाँ एक लिखा हुआ सेंटेंस टू रिप्लेस द सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री वुड कॉस्ट 2,55,000। इस पूरी लाइन का कोई मतलब भी नहीं था, ये लाइन तो मुझे खुद समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब है ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन वाली लाइन थी, ताकि डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, वो यही सोचने में लग जाएं कि इसका क्या मतलब है, पूरा सवाल ना पढ़ें, जबकि पूरे सवाल में उस चीज़ का कोई काम नहीं था। हमने सिर्फ ये बताना था कि कॉस्ट कम है, NRV ज़्यादा है, तो आप कॉस्ट की बेस पर इसकी रिकॉर्डिंग कर दो। क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं अब। आगे जो ऑप्शन MCQ नंबर 17, व्हाट इज़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो इन आइटम्स की हमने यूनिट कॉस्ट बतानी है, मतलब एक यूनिट की क्या कॉस्ट है। अच्छा जी रॉ मटेरियल है 500 का, लेबर है 300 की, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं 100 के, और वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं 250 के। अच्छा जी एक यूनिट के ऊपर रॉ मटेरियल लग रहा है 500 का, लेबर लग रही है 300 की, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लग रहे हैं 100 का, और हमारे पास जो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं 250 का लग रहा है। तो वो कहते हैं मुझे ये बताओ कि इन तमाम खर्चों में से उस यूनिट पे जितने जो ये पैसे लग रहे हैं, एक्सपेंस कौन सा रखूँ और एसेट कौन सा रखूँ। देखो वो बार बार एक ही बात पूछ रहा है। तो हमें पता है रॉ मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो ये तो सब जो है एसेट का पार्ट बनते हैं, लेकिन फिर आ गया हमारे पास वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब ये है वो नहीं है यार, ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं है, ये वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं। वेरिएबल का लफ्ज़ ना देखना बस ऐसे पागल ना हो जाना,
ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, ये हमेशा एक्सपेंस होती है, ये कभी एसेट का पार्ट नहीं बनती। तो ऊपर वाले तीन जो है वो एसेट का पार्ट बनेंगे, और हमारे पास ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये नहीं बनेगा एसेट का पार्ट। हमें पता है जब भी एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज़ आता है या फिर जनरल ओवरहेड्स का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का लफ्ज़ आता है तो वो पार्ट नहीं बनता। तो पहले तीन में देखो 500, 300, 100, मतलब 900 रुपये जो हैं वो पर यूनिट लग रहे हैं, और 250 रुपये जो हैं इनको हम उस यूनिट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एक अलग वैल्यू है। क्लियर होगी बात? अच्छा यार, MCQ नंबर 18 है कि जाजिब एसोसिएट्स हैज़ 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर डैमेज। मतलब उनके पास 40 यूनिट हैं और उसमें से 10 ख़राब हो चुके हैं। पर यूनिट जो कॉस्ट है वो है 2554 यानी 2551, एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज़ 2900। मतलब उसने हमें एक तो एक कॉस्ट दे दी और ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दे दी कितनी भला, 2900। The damaged units are expected to be sold at 60% of the normal selling price। मतलब देखो 30 यूनिट तो इस कॉस्ट, देखो वैसे तो सारे यूनिट की कॉस्ट यही है, हाँ, लेकिन जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो भी यही है। लेकिन जो 10 यूनिट ख़राब हो गए थे, अब उनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ये नहीं बची। वो कहता है कि उनकी जो प्राइस है वो नॉर्मल प्राइस का 60% है। अगर हम इसका ले लें 60%, तो ये है कि उन 10 यूनिट्स की जिनकी कॉस्ट यही थी 2554, तो अब उनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1740 रुपये। तो जब भी हमारे पास NRV कम होती है तो हमें नुकसान होता है। क्लियर? अच्छा जी, द सेलिंग कॉस्ट ऑफ 150 आर इंकर्ड ऑन ईच यूनिट सोल्ड। वो कहता है हर यूनिट पे 150 रुपये सेलिंग कॉस्ट भी है, फिर वो चाहे ख़राब है या ठीक है जो मर्जी है, हाँ, वेदर नॉर्मल और डैमेज। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। तो उसने हमसे इन्वेंट्री की अमाउंट नहीं पूछी, वो हमें कहता है राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री बताओ, मतलब इन्वेंट्री को कितना नुकसान हुआ है। मतलब वो सीधा सीधा कह रहा है जो 10% को जो नुकसान हुआ है, इनकी NRV जो इतनी गिर गई है वो नुकसान कितना हुआ है, बस इतना हमें बता दो। तो इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारा ताल्लुक इससे है ही नहीं, जो ठीक यूनिट है हमारा ताल्लुक है इनसे। अगर देखूँ मैं इनकी NRV फाइंड करूँ तो ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 1740, कॉस्ट टू सेल है कुछ, हाँ हमें पता है सेलिंग कॉस्ट है 150, ये माइनस के कॉस्ट टू कंप्लीट कुछ नहीं है। तो अगर आप देखो 1740 माइनस 150 तो हमारे पास 1590 NRV आ गई, 1590 NRV आ गई। अच्छा देखो कॉस्ट थी ये, NRV आई ये। अब हमने रिकॉर्डिंग किस पे करनी है, इस पे, लेकिन उसने हमसे ऐसा कुछ नहीं पूछा। वो हमें कहता है कि अब हमें बताओ कि इनके डैमेज की वजह से इनको कितना नुकसान हुआ है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। राइट डाउन का मतलब कि डाउन जो वैल्यू हो गई इन्वेंट्री की, जो नीचे चली गई है वैल्यू, वो कितनी गई है। तो ठीक है, इसमें मसला क्या है, कॉस्ट ये थी और अब कॉस्ट जो है वो ये बच गई है, तो इसका मतलब 964 रुपीज़ पर यूनिट हमें नुकसान हो गया, क्योंकि हमारे जो 10 यूनिट ख़राब हुए हैं उनमें हमें हर यूनिट में इतना नुकसान हुआ है, और 10 यूनिट में कितना होगा, इतना। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। देखो बात क्लियर हुई है या नहीं? NRV में नुकसान बताती है ना कि आपका नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। जब NRV ज़्यादा होती है, NRV एक तरह की एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती है। जब हम कहते हैं यार हमने 20 रुपये में चीज़ बनाई है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 30 है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आप रिकॉर्डिंग करो उसकी कॉस्ट को 20 के साथ, डन करो। फिर हमें पता चलता है कभी कभार एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो 15 हो गई है और हमने बनाई चीज़ 20 की है। मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है कि हमने जितने की बनाई है उतने की तो छोड़ो, उससे कम की बिक्री है। तो हमें परफेक्ट 5 रुपये का नुकसान हुआ है। वो हमें कैसे पता चला कि हमने 20 में से 15 को माइनस किया, कि जितने की कॉस्ट थी और जितने में सेल हो रही थी उनको आप 20 में से 15 माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 रुपये का नुकसान है। यही मैंने यहाँ पे किया, कॉस्ट में से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को माइनस किया तो मुझे पता चला 964 रुपये पर यूनिट नुकसान हुआ है। लेकिन पर यूनिट की बात नहीं, 10 यूनिट ख़राब थे तो फिर इनको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9640। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्लियर हो गया? उसके बाद है जी गालिब एसोसिएट के पास, यार ये सही नज़र आ रहा है, गालिब एसोसिएट के पास 20 यूनिट हैं प्रोडक्शन के और हर यूनिट की कॉस्ट जो है वो है 3660 रुपये। द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड 4000 रुपीज़ पर यूनिट एंड 150 कमीशन इज़ पेड ऑन ईच यूनिट सोल्ड। मतलब वो ये कह रहा है कि 3660 रुपये का वो बनता है
और 4,000 रुपये का वो बिकता है और उसके ऊपर 150 रुपये कमीशन भी रखते हैं बेचने वाले। तो आपको समझ आ रही है ना ये बेसिकली किस तरफ इशारा है। 4,000 रुपये इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद 150 रुपये कॉस्ट टू सेल हो सकती है। तो थोड़ा ये जा रहा है इस तरफ। न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय कंपेटिटर, एक कंपेटिटर साहब ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है न्यू, बिल्कुल सेम जैसे कोक और कोला नेक्स्ट वगैरह। इट इज़ सिमिलर टू प्रोडक्ट C4, बिल्कुल उसके जैसे। इज बीइंग मार्केटेड एट रेट ऑफ 3,200, मार्केट में 3200 रुपये में आया। गालिब इज ऑफ ओपिनियन दैट इन फ्यूचर इट विल आल्सो हैव टू रिड्यूस द प्राइस 35 रुपये पर यूनिट। देखो जी, तो जो चीज़ वो 4,000 की बेच रहा था उसकी ही तकरीबन एग्जैक्ट कॉपी 3200 रुपये में मार्केट में आ चुकी है। तो अब वो कहता है कि मुझे अपनी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को 3500 ले जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना सिनेरियो। तो वो कहता है कि इसके प्रोडक्ट की NRV आप फाइंड करो। अच्छा देखो, अब पता क्या है, NRV तो हमें पता है एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि हमें इसमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट करना होता है। तो अब ना इसमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 4,000 नहीं ले लेना, क्योंकि उसने कहा देखो मेरा कंपेटिटर आया और उसने मेरा बिजनेस ख़राब कर दिया है, तो लिहाजा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस अब 3500 होगी। अब 4,000 में मेरा सामान कोई नहीं लेगा, सारे इसे लेंगे। अब 3500 करूँगा तो शायद पुराने गाहक खड़े रहें, कहें चलो 300 ही है, पुराना सीन तो है। तो अब हमने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 3500 ली, कॉस्ट टू सेल हाँ 150 रुपये कमीशन है पर उसका, और कॉस्ट टू कंप्लीट कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया 3,350। तो ये हमारे पास क्या है, ये NRV और हमने फाइंड भी NRV करनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी। कुछ मुश्किल था इसमें, सिंपल सी बात ये थी कि इसमें कोशिश उसने ये किया कि वो थोड़ा सा हमें डाइवर्ट कर सके कि हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 4,000 लिख दें। लेकिन हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा है अच्छे से, बेवकूफ़ थोड़ी है, और हमें पता है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कम हो गई है क्योंकि मार्केट के अंदर सिमिलर प्रोडक्ट्स आ गए हैं और फिर इन चीज़ों की वजह से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो जाती है, ये बात वाज़ेह है। तो वो कम हो गई है। फिर हमने पता है कॉस्ट टू सेल में कमीशन जा रहा है, जितना एक प्रोडक्ट बेचते हैं उस बंदे को 150 कमीशन मिलता है, तो यही तो कॉस्ट टू सेल है, बेचने की कॉस्ट टू सेल। तो ये हो गया, क्लियर है। अच्छा जी, अब MCQs नंबर 20। Arma Associates has 40 units of inventory out of which 10 are damaged, ठीक है। The cost per unit is 2,000 and normal selling price is 3,000, ठीक है। Estimated selling price 3,000 है और cost 2,000 है। एक अच्छा बिजनेस है, 1,000 रुपये का पर यूनिट प्रॉफिट कर रहा है। Damaged units are expected to be sold at 80% of the normal selling price। अब देखो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है हमारे पास 3,000 रुपये और उसका 80%, मतलब कि 40 में से 30 यूनिट्स जाएंगे 30,000 रुपये के हिसाब से और 10 यूनिट जाएंगे 3,000 के हिसाब से और 10 यूनिट जाएंगे 2,400 के हिसाब से, जबकि ये दोनों बनते कितने में हैं, 2,000 रुपये का एक बनता है, ठीक है। अब समझना बात को, 2,000 रुपये का यूनिट बनता है, 40 यूनिट बनाए जिसमें से 30 यूनिट तो 3,000 रुपये के जाएंगे। उन्होंने हमें कहा है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये 10 हो गए थे ख़राब, ये अब 3,000 के नहीं बिकने वाले, ये बिकने वाले हैं 2,400 के। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने 80% लिया इसका। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो ये तो सीधा सीधा मुनाफा दे रहा है ना, 2,000 का बनता है और 3,000 का बिकता है, तो 1,000 का मुनाफा है। तो इसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 3,000 है, 2,000 कॉस्ट है, तो ठीक है हम कॉस्ट कम है, अच्छी बात है। यहाँ देखो, यहाँ इसको ये ख़राब हो गया, कुछ भी मसला हो सकता है, कोई शर्ट जो है वो जल जाती हैं या फर्नीचर कोई मसला हो जाता है, जैसे बिज़नेस में आग वगैरह लग जाती है, आग किसी भी तरह की हो सकती है। तो अभी 2,400 है, तो अब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 2,400 है, उसको बनाने में 2,000 लगते हैं, अब नुकसान हो रहा है। अच्छा देखो नुकसान तो यहाँ भी नहीं हो रहा, अलबत्ता यहाँ उसके जैसा फ़ायदा भी नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ 1,000 रुपये फ़ायदा हो रहा था, यहाँ 400 हो रहा है। फिर भी कोई इतना मसला तो नहीं है ना। पिछले सवालों को अगर आप देखो तो अब जैसे ये वाला सवाल था, देखो आप पर यूनिट 950 रुपये का नुकसान हो रहा था, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आग लगने के बाद भी, प्रोडक्ट ख़राब होने के बाद भी वो पैसा हमें जनरेट करके दे रहा है, वो फ़ायदा हमें दे रहा है, ठीक है। ये भी हमने पहला ऐसा सवाल देखा है कि डैमेज हुआ है इन्वेंट्री को, फिर भी वो NRV ज़्यादा ही है अभी भी। अच्छा जी, द सेलिंग कॉस्ट ऑफ 100 आर इंकर्ड ऑन ईच यूनिट, हर यूनिट पे 100 रुपये कॉस्ट टू सेल भी लगती है। अच्छा चलो ठीक है, वेदर नॉर्मल और डैमेज ठीक हो गया। वट इज़ द अमाउंट ऑफ राइट डाउन इन्वेंट्री, वो हमें कहता है कि बताओ हमें लॉस कितना हुआ है। 10 यूनिट जो डैमेज हो गए थे उसके बाद वो कितने रुपए में बिके हैं और उनके बिकने से हमें कितना लॉस हुआ है। 2,000 का यूनिट बना था और 2,400 का बना बिका है, तो बताओ हमें कितना लॉस हुआ है। क्या पागल हो गए हो यार, 2,000 की चीज़ बने 2,400 की बिके तो लॉस होता है। फिर से समझते हैं सारा सवाल। देखो देखो जो अरमा है ना उसके पास थे 40, यूँ समझ लो आप कैलकुलेटर्स, कितने 40 कैलकुलेटर्स। हर कैलकुलेटर 2,000 रुपये का बनता है
अब अस्मा जो है वो 3000 का एक कैलकुलेटर बेच देती है, बनता कितने का? 2000 का। हर कैलकुलेटर पे 1000 का प्रॉफिट। हुआ ये कि 30 तो इस 40 में से 30 जो थे वो तो ठीक है, 30,000 3,000 रुपये से हिसाब से बिक रहे थे, लेकिन 10 कैलकुलेटर्स का ये सीन हुआ कि क्योंकि माल ज़्यादा था, दबाव में आने की वजह से इनके ऊपर वाले ये बटन ख़राब हो गए। अब जब ख़राब हुए तो फिर पता चला कि जब ग्राहक लेने आता था वो कहता था देखें ये बटन ख़राब हैं, तो आप ये 3000 का कैसे बेच सकते हैं। अलबत्ता मुझे इन बटनों की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मुझे पैसे डिस्काउंट चाहिए क्योंकि मैं ख़राब लैपटॉप कंप्यूटर सॉरी कैलकुलेटर लेके जा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अच्छे वाले ले सकता हूँ। तो उसमें कहती है ठीक है, आप फिर आना हमें सिर्फ 80% दे दें इसकी ओरिजिनल प्राइस का, और वो बनता है 2400। तो असमा को मजबूरन ख़राब कैलकुलेटर 2400 में बेचने पड़े। ठीक है, 10 जो ख़राब थे। लेकिन अस्मा जो है वो सबके सामने आई एम सॉरी अरमा है, ठीक है, अरमा जो है वो सबके सामने बन गई मासूम कि वो 3000 की चीज़ 2400 में दे रही है क्योंकि उसके कुछ बटन ख़राब हो गए हैं। लेकिन बैक स्टोरी किसी को भी नहीं पता, और वो है कि वो बनता ही 2000 का था। अरमा कभी मासूम थी ही नहीं, उसने यहाँ भी प्रॉफिट कमाया, यहाँ भी प्रॉफिट कमाया। एंड में हमसे सवाल पूछता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ राइट डाउन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कितना लॉस हुआ? भाई कोई लॉस नहीं हुआ, वो बहुत चालबाज खातून थी। 2000 का बनता था, वो 2400 की दे रही, इवन कि 2100 का भी देती तब भी ना होता, 2000 का देती तब भी उसे नुकसान तो फिर भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नील। क्लियर होगी बात? उसके बाद है ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर एंटिटीज क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड बाय 2 लाख। अच्छा देखो, हमारे पास एक वो थी स्टेटमेंट थी, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमें पता है एक सेल होती है, सेल के बाद हम उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल को, कॉस्ट ऑफ सेल फिर हमारे पास क्या आता है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम माइनस करते हैं अदर एक्सपेंसेस को, और फिर हमारे पास आता है एनपी यानी नेट प्रॉफिट। ये हमें इनकम स्टेटमेंट पता है। वो हमें कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो गई 2 लाख रुपए से, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख की कम लिखनी थी लेकिन हमने नहीं लिखी। जैसे आप किसी को हिसाब दे रहे हो और वो बंदा आपको कहे कि यार 10 लाख रुपए हैं तो आप 2 लाख रुपए निकाल दो, तो आप उसकी बात ना सुनो तो वो आपसे ने पूछेगा आपको कि ठीक है 10 लाख पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत क्या है कि वो 8 लाख आंसर आना था। तो बिल्कुल ऐसे है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट होनी है 2 लाख से, लेकिन वो नहीं की। कि इन प्रिपेयरिंग द एंटिटीज क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडर स्टेटेड बाय 2 लाख। ओहो यार सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। सवाल ये है कि अंडर स्टेटेड कर दी 2 लाख से। फिर से समझो बात को कि 2 लाख से क्लोजिंग इन्वेंट्री कम लिख दी, अंडर स्टेट को कम करना बोलते हैं ना, कम लिख दी, लेकिन ये नहीं करनी थी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एरर, ये एक एरर था और इसको कैसे ठीक करेंगे। 2 लाख रुपए की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अंडर स्टेट हो गई, तो बताओ इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हमने अंडर स्टेट नहीं करनी थी। अंडर स्टेट क्या होता है कि हमने कम कर दी 2 लाख रुपए की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब देखो अब इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले होगा क्या, अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल को देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने लिखी कम, हमसे हुई गलती। जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कम लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी या कम होगी? समझो बात को। जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कम कर देंगे ना तो कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा हो जाएगी। जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने माइनस होना है ना इसे। तो अगर ये 5 होगा तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ ये बाकी सब 100 होगा तो आंसर आएगा 95। लेकिन अगर हम इसको 2 कर दें तो आंसर क्या आएगा? 98। तो जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी कॉस्ट ऑफ सेल उतनी ज़्यादा होगी। और हमें पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख से कम हुई है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख से बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख से बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? जब कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख से बढ़ेगी ना तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि सेल में से ज़्यादा वैल्यू माइनस होगी। वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, समझ तो आ रही होगी। तो जब प्रॉफिट कम आएगा तो हमारे पास आप ऑप्शंस में देख लो, करंट ईयर प्रॉफिट अंडर स्टेट होना चाहिए, प्रॉफिट कम होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन बी और सी हैं वो कहते हैं करंट ईयर प्रॉफिट विल बी अंडर स्टेटेड। लेकिन इन दो ऑप्शंस में आगे बात डिफरेंट है। एक कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड, और एक कहते हैं कि अगले साल के प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमने इन दो में से चुनना है, इन दो में से कोई एक बात साबित करनी है। अब मेरी बात आपने सुननी है गौर से। बात यह है कि हमसे गलती हुई है
हमने इन्वेंट्री अंडर स्टेट की 2 लाख रुपए से, हमने इसको 2 लाख रुपए कम लिखा है। जब हमने ये 2 लाख रुपए कम लिखा, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख से बढ़ गई। जब कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख से बढ़ी तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख से कम हो गया, इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी 2 लाख से कम हो गया। और हमें पता चल गया कि इस साल हमारा प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया 2 लाख से। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल हमें पता है ये जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, ये अगले साल की क्या बन जाती है? ये अगले साल की क्या बन जाती है? ओपनिंग इन्वेंट्री। अब हमने तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख से कम लिखी हुई थी, तो यही जब ओपनिंग इन्वेंट्री अगले साल की बनेगी तो 2 लाख रुपए से कम ही होगी ना, क्योंकि हमने पिछले साल ही गलत वैल्यू डाली थी। और जब अगले साल की ये बन गई अब ओपनिंग इन्वेंट्री, अब आपने सिनेरियो समझना है, ये सारा पिछला सिनेरियो भूल जाओ। बल्कि मैं चलो एक नया नया सिस्टम शुरू कर देता हूँ। अब जो पिछले साल हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख कम लिखी थी, तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला लिखूं तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये अगले साल की बात हो रही है। अब यहाँ ये नहीं कहोगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख से कम हुई है, वो पिछले साल की थी। अब पिछले साल की वो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई। अब 2 लाख से वो कम थी, तो जब ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी तो ये भी तो 2 लाख से कम होगी। अब जब ये कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी या कम होगी? तो जब ये ओपनिंग इन्वेंट्री कम होती है 2 लाख से, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो जाएगी 2 लाख से, क्योंकि इनका तो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है ना। अब देखो देखो माइनस है, तो जब ये चीज़ वैल्यू कम होती है ये बढ़ती है, ये वैल्यू बढ़ती है ये कम होती है। लेकिन जब ओपनिंग इन्वेंट्री या परचेज़ की बात करें, तो जब ये बढ़ेगा तो फिर ये भी बढ़ेगा, जब ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अब हमें पता है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख से कम हुई है, क्यों? क्योंकि वो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी और किताब ने हमें कहा हुआ है कि वो तो कम हुई है। और इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री कम हुई है, जिसकी वजह से होगा क्या कि कॉस्ट ऑफ सेल भी 2 लाख से कम हो जाएगी। अब वही फार्मूला, सेल कॉस्ट ऑफ सेल जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब ओपनिंग इन्वेंट्री कम हुई जिसकी वजह से कॉस्ट कम हुई, जब कॉस्ट कम हुई तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कॉस्ट कम होने से जब हम सेल में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अगले साल का प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा, अगले साल का प्रॉफिट सेम नहीं रहेगा। यहाँ लिखा हो ना ऑप्शन सी में, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो कि हमारे पास बढ़ गया है। देखो ये इतना कोई टेक्निकल सवाल नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए से समझाया है अलग अलग हमेशा नए फार्मूले लिख के, ताकि एक एक बात क्लियर हो जाए। और मुझे पता है ये सब समझ नहीं आया, ये दोबारा करोगे तो आएगा, बार बार समझाने से नहीं आएगा, बार बार करने से आएगा।